नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की। एक ऐसा दौर जो अपने शूरवीर योद्धाओं, आलीशान मंदिरों और हाँ, एक काफी जटिल समाज के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं 7वीं से 12वीं सदी के बीच के राजपूत युग की। तो आज की इस पड़ताल में हम 5 खास चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राजपूत आखिर उभरे कैसे, फिर बात करेंगे उनके समाज की कि वो कैसा था, उसके बाद चलेंगे उनके बनाए शानदार मंदिरों की दुनिया में, फिर देखेंगे कि ज्ञान और साहित्य में क्या कुछ हुआ, और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत इतनी उलझी भी क्यों मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये राजपूत आए कहां से, कैसे हुआ इनका उदय? और मजे की बात यह है कि इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव की जड़ें ना एक ही खास पॉलिसी में छुपी हुई हैं। तो सवाल ये है ना कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था थी, कौन सी वो पॉलिसी थी जिसने पावर का पूरा खेल ही पलट दिया और एक बिल्कुल नए रूलिंग क्लास को जन्म दे दिया। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक सिस्टम से जिसे कहते हैं भूमि अनुदान प्रणाली। मतलब राजाओं ने अपने अधिकारियों और योद्धाओं को सैलरी की जगह जमीन देना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ ये कि राजाओं का सिरदर्द तो कम हो गया, पर धीरे धीरे उनकी अपनी ताकत भी कम होती चली गई, और जिन लोगों को ये जमीनें मिली थीं वो अपने अपने इलाकों में इतने पावरफुल हो गए कि लगभग आज़ाद शासक ही बन गए। और यही नया पावरफुल ग्रुप, यही वर्ग राजपूत कहलाया। वैसे ये जो शब्द है राजपूत, ये आया है संस्कृत के शब्द राजपुत्र से। इसका सीधा सा मतलब होता है राजा का बेटा या कोई भी जो शाही खानदान से हो। लेकिन वक्त के साथ ये शब्द सिर्फ राजा के बेटों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे वॉरियर क्लास के लिए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो ये तो हुई उनके उदय की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजपूतों का समाज आखिर था कैसा, उनका सोशल स्ट्रक्चर। चलिए उसको जरा करीब से समझते हैं। राजपूतों का जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट था ना, उसका सार इस एक कहावत में छिपा है। प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब जान चली जाए पर जुबान नहीं जानी चाहिए। हिम्मत, इज्जत, अपनी बात पर टिके रहना और मेहमान नवाजी, ये सब उनके लिए बस कहने की बातें नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था। लेकिन यहां तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ तो ये ऊंचे ऊंचे आदर्श थे, साहस, सम्मान, और दूसरी तरफ समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयां भी थीं, जैसे कि बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं की दोबारा शादी पर पाबंदी। अब राजपूत सिर्फ योद्धा और शासक ही नहीं थे, वो कला और आर्किटेक्चर के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। तो चलिए अब बात करते हैं उनके बनवाए हुए उन शानदार मंदिरों की जो आज भी खड़े हैं। इस दौर में एक से बढ़कर एक मंदिर बने। कुछ सबसे शानदार उदाहरणों की बात करें तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया, और हाँ, कोणार्क का मशहूर सूर्य मंदिर जिसे गंग वंश के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर तो क्या गजब की कल्पना है। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उसे पत्थर के एक बहुत बड़े रथ की तरह डिजाइन किया गया है। सोचिए, 12 पहियों वाला रथ जिससे 7 घोड़े खींच रहे हैं। सच में आर्किटेक्चर का एक अजूबा है ये। इसी दौर में ना मंदिर बनाने के स्टाइल में भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनके शिखर यानी टॉवर ऊपर की तरफ जाते हुए अंदर को मुड़ते हैं, एक कर्व बनाते हैं। वहीं दक्षिण भारत के मंदिरों के शिखर पिरामिड जैसे होते हैं, मतलब मंजिल दर मंजिल ऊपर की ओर छोटे होते जाते हैं। और एक और हैरान करने वाली बात है इनके कंस्ट्रक्शन की टेक्निक। इन मंदिरों को बनाने में कहीं भी सीमेंट या गारे जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई। कारीगर बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशते और एक दूसरे पर फिट करते थे कि ये सिर्फ अपने वजन और बैलेंस के दम पर सदियों से खड़े हैं। कमाल है ना? तो मंदिर और युद्ध तो हो गए, लेकिन राजपूत युग सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में नहीं था। ये ज्ञान और साहित्य का भी एक बड़ा सेंटर था। तो चलिए अब जरा इस दौर के इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। उस समय भारत में पढ़ाई लिखाई के कई बड़े बड़े केंद्र थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थीं। इनके अलावा उज्जैनी, कन्नौज, काशी जैसे शहर भी थे जो ज्ञान के बड़े हब माने जाते थे। यहां दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और लिटरेचर की दुनिया में भी काफी कुछ हो रहा था।
एक तरफ संस्कृत में जयदेव का गीत गोविंद और कल्हण की राज तरंगिणी जैसे मास्टरपीसेस लिखे गए, तो वहीं दूसरी तरफ चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों के साथ हिंदी जैसी इलाकाई जुबानों को भी बढ़ावा मिल रहा था। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और ये हिस्सा इस पूरे युग की कहानी को, उसकी उपलब्धियों और उसकी चुनौतियों को एक साथ जोड़ता है। देखिए, ये जो शानदार मंदिर थे, इन्हें बनाने और चलाने के लिए पैसा आता था दान से। लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर सब कुछ दान करते थे। धीरे धीरे करके ये मंदिर बेहिसाब धन दौलत के खजाने बन गए। और यहीं पर इस युग की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। मंदिरों में जमा यही बेशुमार दौलत बाहर से आने वाले हमलावरों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गई। और सच तो यह है कि उत्तर भारत पर जो बार बार हमले हुए, उनका एक बड़ा कारण यही खजाना था। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो राजपूत युग की पूरी विरासत पर सोचने को मजबूर करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कल्चर की जो सबसे बड़ी शान हो, जो उसका सबसे बड़ा खजाना हो, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाए।